नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो कि एस एस पांडे जी की जो बुक है सोशियोलॉजी ऑप्शन के लिए वो कवर कर रहे थे। तो उसी क्रम में देखो अभी तक इसमें देखो आपका चैप्टर नंबर 12 हम लोग देख रहे थे, भारत में ग्रामीण एवं कृषि रूपांतरण, जिसके अंतर्गत अभी तक 2 पार्ट में वीडियो अपलोड हो चुका है। पहला पार्ट में हमने जो कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम देखा था, और दूसरे पार्ट में जो आपका गरीबी उन्मूलन का योजना जो था उसको काफ़ी डिटेल से देखा था। ये थर्ड पार्ट होगा जहाँ पे हम लोग देखो हरित क्रांति जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहा होगा, आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए, ताकि ऐसे ही जो वीडियो होगा आपका सोशियोलॉजी से संबंधित। और साथ ही साथ हम देखो विजन का जो मैगजीन है अप्रैल मंथ का, यानी करंट अफेयर का जो मैगजीन आता है वो भी कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपका टॉपर्स की कॉपी का टेस्ट कॉपी जो आंसर होता है, क्वेश्चन आंसर, वो भी यहाँ पे डिस्कस इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है आपका हरित क्रांति। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में बताया जाए कि किस तरह से हमने जो कि इसको स्टार्ट किया और क्या क्या इसके मतलब परिणाम हुए, किस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, क्या परिणाम रहे, सकारात्मक नकारात्मक परिणाम रहे, फिर हमको और क्या करना चाहिए था। इस पर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट भी है, वो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका हरित क्रांति को ब्रिटिश शासन के पश्चात स्वतंत्र भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण आदि चलाए गए। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसमें उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। कहने मतलब जब हम लोग आज़ाद हुए तब जो कि भारत को जो कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने कई प्रोग्राम चलाए, लेकिन जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी तब तक जो कि हमको मतलब कह लो हम 1965 तक हमको कोई खास इसका जो कि परिणाम देखने को नहीं मिला, और हम जो कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं बन सके थे। फिर देखो अब बताया जा रहा है कि फलतः राष्ट्र को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1966 और 67 में कृषि क्षेत्र में एक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रारंभ किया गया, जिसे हरित क्रांति कहा गया। हरित क्रांति को देखो जो आपका टेक्नोलॉजी के रूप में जो कि इसको बोला जा रहा है, इनोवेशन जो आपका है, उस आधार पर जो कि हरित क्रांति को लाया गया था। अब देखो बोल रहा है कि जो हरित क्रांति था इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि अधिक पैदावार देने वाले बीजों, सिंचाई के साथ आप देखो सिंचाई के उन्नत साधनों, कीटनाशक दवाइयों, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग द्वारा कृषि के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। कहने मतलब जो उस जो कृषि में आधुनिकता थी, जो कृषि में मॉडर्निटी थी, जिस चीज़ का प्रयोग करके फसल का उत्पादन हम अधिक से अधिक कर सकते थे, उन आधुनिक तत्वों को कृषि में जो कि शामिल करना था भारत में। तो इस वजह से इससे देखो जो हमारा जो उत्पादन क्षमता है या खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया गया, किसके माध्यम से, हरित क्रांति के माध्यम से। तो हमने देख लिया कि हरित क्रांति में क्या का उद्देश्य क्या था और किस तरह से हरित क्रांति को जो कि हम लोग लाने की कोशिश कर रहे थे। वही आपका सिंचाई के उन्नत साधन, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग, ये सब करके। तो उस टाइम देखो जो हमारे गेहूं के लिए जो कि मैक्सिको से जो कि गेहूं की सीड वगैरह हम लोग उन्नत किस्म के गेहूं के बीज आए थे जो अधिक पैदावार करते थे। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर समझ लिया कि आपका हरित क्रांति के अब देखो यहाँ पे क्या क्या इसके प्रमुख तत्व है, यानी इसमें क्या क्या मुख्य रूप से काम किया गया। तो देखो अधिक पैदावारी किस्में कार्यक्रम किए गए, मतलब कि अधिक पैदावार जो किस्म है यानी फसलें हैं उनको जो कि इसमें लाया गया। जैसे मुख्य रूप से देखो 6 फसलों पर ध्यान दिया गया, जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी, इनका चयन किया गया। और जिसमें देखो कि सबसे अधिक जो सफलता किसको मिली, गेहूं के उत्पादन में। गेहूं के उत्पादन बहुत तेज़ी से यहाँ पे हमारी बढ़ गई थी। फिर देखो बहुफसल कार्यक्रम के तहत भी जो कि हरित क्रांति को इम्प्लीमेंट किया गया, जैसे इसमें देखो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा अनेक सब्जियों की अल्पावधि वाली किस्में की विकसित की गई, यानी जो बहुत से एक साल में जो कि आपके कई फसल हो सके, ऐसा जो प्रावधान किया गया ताकि जो मिट्टी है उसकी उर्वरता भी बनी रहे। फिर देखो लघु सिंचाई पे बल दिया गया, जैसे देखो वहाँ पे पंप सेट वगैरह जो कि लाया गया, ट्यूबवेल वगैरह लाया गया, और ये सब चीज़ को जो कि प्रमोट किया गया ताकि जो कि अधिक से अधिक जो कि सिंचाई हमारी हो सके। साथ ही इसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर है उस पर बल दिया गया कि रासायनिक उर्वरकों का हम लोग प्रयोग करके, जैसे मुख्य रूप से इसमें देखो क्या था आपका नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, इस सब का जो कि प्रयोग करने पर बल दिया गया। फिर देखो कीटनाशक जो थे आपका पेस्टिसाइड थे उसके प्रयोग पर बल दिया गया, और शुष्क कृषि का विकास किया गया। ऐसा नहीं कि जहाँ पे हमारी जो मृदा अत्यधिक उर्वर है बस वैसे ही खेती करेंगे, जहाँ शुष्क थोड़ा ड्राई एरिया है वहाँ पे भी जो कि उस हिसाब से जो फसल है उनको जो कि उगाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें डाइवर्सिटी भी है और फसलों की डाइवर्सिटी भी हमको देखने को मिले। देखो साथ ही देखो यहाँ पे कहा जो भूमि सुधार है उसको भी, इसके तहत देखो जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन तो कर दिया गया था। साथ ही देखो 20 सूत्री कार्यक्रम भी जो इम्प्लीमेंट लागू किए गए थे, उसने भी अनेक भूमि सुधार कार्यों पर जो कि बल दिया था। यानी
यानी जो 20 सूत्री कार्यक्रम में जैसे आप कह सकते हो भूमि सुधार करके जो आपका हरित क्रांति है उसमें जो कि सहयोग दिया था। साथ ही देखो भूमि संरक्षण की बात की गई, यानी कि भूमि का हमको जो रख रखाव अच्छे से करना होगा। और साथ ही देखो आपका पौध संरक्षण, पौधों का भी रख रखाव, जो बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनका रख रखाव करना आवश्यक हो जाता है एग्रीकल्चर के हिसाब से, तो वो भी ऐसे कुछ फसलों का भी रख रखाव अच्छे से हमने करना था। फिर देखो पशुपालन का विकास, यहाँ पे देखो हरित क्रांति का मतलब ये नहीं सिर्फ आपका जो कि फसलों पे ही काम है, यहाँ पे जो कि आपका फसल के साथ साथ जो आपका पशुपालन है उस पर भी जो कि फोकस किया गया था। फिर साथ ही देखो इस जो आपका एग्रीकल्चर है इसको प्रमोट करने के लिए हरित क्रांति के थ्रू निगमों की स्थापना की गई। निगमों का कहने का मतलब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि विकास के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना की गई। ये केंद्रीय व राज्य सरकार के मिले जुले उपक्रम हैं जिनका मुख्य उद्देश्य देखो कृषि मशीनों की सप्लाई करना, बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए राष्ट्रीय बीज निगम एवं भारत का राजकीय फार्म निगम कार्यरत है। यानी जो बीज है उसका अच्छे से सप्लाई हो सके, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इस सब का ध्यान रखना। और जो कृषि इक्विपमेंट है यानी जो बड़े बड़े जो आपका जो मशीन वगैरह है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो तक जो कि वो सब किसानों तक पहुँच सके ऐसा इंश्योर करना, उस पर कुछ सब्सिडी देके या बैंक के लोन देके इस तरह से जो कि किसानों को खरीदने के लिए प्रेरित करना। तो इस तरह से देखो कुछ निगमों की भी स्थापना की गई ताकि जो आपका एग्रीकल्चर है वो बूस्ट हो सके और उसके सहयोग में जो जो चीज़ें वो किसानों तक पहुँच सके। साथ ही देखो इसमें उचित मूल्यों की गारंटी देगी, या जैसे आप देख लो MSP, ताकि आपकी जो फसल है वो बर्बाद नहीं होगी। आप फसल उगाइए, अगर आपका फसल मार्केट नहीं बिका तो गवर्नमेंट जो कि कम से कम इस रेट पे तो आपसे फसल खरीदेगी ही खरीदेगी। तो जिसको देखो कौन लागू करता है MSP को, कृषि लागत और मूल्य आयोग सुझाव देता है। ये देखो ये जो कृषि लागत और मूल्य आयोग ये कमीशन जो आपका ये जो कि सुझाव देता है MSP की कितना MSP तय किया जाएगा। तो इस आधार पर देखो यहाँ पे बहुत सारे 11-12 पॉइंट में प्रावधान दिए जा रहे हैं जिससे हरित क्रांति को जो कि सक्सेसफुल बनाया जा सके, इसके लिए जो कि ये सब काम किए गए थे। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका हरित क्रांति का क्रियान्वयन। तो देखो हरित क्रांति को 2 चरण में लागू किया गया था। तो हरित क्रांति के प्रथम चरण में देखोगे तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम अपनाया गया था, मतलब जहाँ पर अत्यधिक कृषि होती है उन जिलों का सिलेक्शन करना था। इस चरण में उन जिलों को लिया गया था जिसमें विकास की अधिक संभावनाएं थी। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है आप यहाँ पे देखो जो ऐसे जिलों को भी लिए गए थे जहाँ पे आपदाओं की जो कि न्यूनतम संभावनाएं थी और विकास की संभावनाएं अधिक थी कृषि से संबंधित। इन चुने हुए जिलों में कृषि की सुधरी हुई विधियाँ व विभिन्न कृषिगत साधन जैसे उन्नत खाद, बीज, औजार और सिंचाई आदि एक साथ समग्रता में प्रयुक्त किए गए, जिससे इनका संयुक्त परिणाम तथा प्रभाव सामने आया। मतलब इस देखो यहाँ पे जो हमने हरित क्रांति इंप्लीमेंट किया था जहाँ पे जो कि एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छा है, सिंचाई के साधन हमको उपलब्ध है और आपदा वगैरह बहुत कम आते, तो ऐसी जगह जो हरित क्रांति का परिणाम हमको काफ़ी सक्सेसफुल नजर आया, अच्छा उसका परिणाम हमको देखने को मिला। बाद में जो आपका गहन कृषि जिला कार्यक्रम है इसको देश के अन्य क्षेत्रों में भी गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम ठीक है, याद रखना गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम के नाम से कार्यान्वित किया गया। इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों की कृषि के नई तकनीक के ज्ञान, साख व उत्पादन के साधनों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया गया। यानी किसान जो है उनको जो कि नए ज्ञान दिया जाए, किस तरह से जो कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए और नए अच्छे और अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, ये सब जो कि उनको नॉलेज दिया जाए और जो साधन कृषि संबंधी वो उन तक पहुँच जो कि सुनिश्चित किया जाए। तो ये सारे काम किए गए आपका हरित क्रांति को लागू करने में। 2 फेज में हमने इसको लागू किया था, आपको समझ आएगा कैसे कैसे। तो देखो कहा जा रहा है देश के व्यापक क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्में में सर्वप्रथम 1966 में खरीफ की फसल में से प्रारंभ हो गई थी, यही से हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ। यानी देखो खरीफ फसल आती है इसमें, जैसे देखो इसमें जो खरीफ फसल आती है उसमें जो कि उससे शुरुआत होती है आपकी हरित क्रांति की, और इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा जो है कि सक्सेस रेशियो देखने को हमको मिलता है, मतलब ये काफ़ी सफल भी रहा था। अब देखो इसके क्या परिणाम हुए, तो वो देखो बताया जाए कि हरित क्रांति ने कैसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने में सहयोग दिया गया। तो ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर जो कि आपका क्वेश्चन भी आ चुका है कि हरित क्रांति के कैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हरित क्रांति ने किस तरह से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया है। तो देखो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव रहे हमारे समाज पर। तो सकारात्मक परिवर्तनों में यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या इसका सामाजिक आर्थिक स्तर पर सकारात्मक परिणाम रहे हैं। तो जैसे देखो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे कहा जा रहा है जो खाद्यान्न है उसमें उसके उत्पादन में जो कि वृद्धि हो गई, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हो गई तो हमारा देश जो कि आत्मनिर्भर हो गया। फिर देखो उत्पादन में वृद्धि से क्या वो प्रति व्यक्ति आय जो कृषक थे उनके आय में वृद्धि हो गई, उनके आय में जब वृद्धि हो गई तो जो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम था वो भी इसके सपोर्ट में आ गया, यानी गरीबी कम होने के चांसेस बढ़ गए। और साथ ही ये देखो इसका एक जो प्रमुख रूप से जो कि सामाजिक आर्थिक परिणाम रहा है कि लोगों की
प्रति व्यक्ति आय बढ़ी और गरीबी उन्मूलन में ये जो कि सहायक रहा है। तो ये प्रमुख सामाजिक आर्थिक परिणाम यहाँ पे रहा है। फिर देखो इससे कारण जब गरीबी थोड़ा सा कम होगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो ग्रामीण के जो जीवन स्तर है उसमें भी सुधार देखने को हमको मिला और ग्रामीणों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, उपभोग आदि का स्तर में भी सुधार संभव हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा इसका सामाजिक परिणाम रहा है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हरित क्रांति ने आर्थिक आधार पर लोगों की परिस्थिति में सुधार को संभव बनाकर जाति सामाजिक अस्थिकरण की व्यवस्था में से वर्ग अस्थिकरण की व्यवस्था में परिवर्तन और उसमें गतिशीलता को संभव बनाया है। देखो उत्साह पटनायक है, उनकी स्टडी बताती है जो हरित क्रांति है उसने क्या किया है, लोगों को अधिक से अधिक जो कि प्रति व्यक्ति आय, उनकी इनकम बढ़ गई, यानी उनकी इनकम जब बढ़ गई तो उनकी परिस्थिति में सुधार होने लगा। जब उनकी परिस्थिति में सुधार होने लगा, उनका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार होने लगा, तो इससे क्या हुआ, जो जातीय आधार पर सामाजिक अस्थिकरण था वो कमज़ोर होने लगा। और अब जो ये जातीय आधार पर सामाजिक अस्थिकरण है ये कमज़ोर होने लगा। तो परिस्थिति के आधार पर अब जो गाँव में भी देखोगे तो वर्ग अस्थिकरण की व्यवस्था हमको नज़र आने लगी, यानी जो जितना अधिक समृद्ध है वो उतना ही समाज में ऊपर हमको दिखने लगा। यहाँ पर जाति का प्रभाव जो कि कम होने लगा। देखते से देखो जो जाति व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन की बात कर रहा है, और साथ ही ये जो जाति के आधार पर बटे थे इसमें जो गतिशीलता संभव नहीं थी, अब उसमें भी गतिशीलता हमको संभव नजर आ रही थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में उत्साह पटनायक की स्टडी है, इसे आप जरूर नोट करिएगा। फिर देखो यहाँ पे दीपांकर गुप्ता की स्टडी भी बताते हैं। दीपांकर गुप्ता कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में अपनी स्टडी करते बताते हैं कि किसानों में राजनीतिक चेतना के विकास को भी हरित क्रांति के प्रमुख सामाजिक परिणाम के रूप में दर्शाया गया है। जीवन स्तर में सुधार के साथ इन किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास और किसान संगठन का उद्भव एक दबाव समूह के रूप में हुआ, जिसने न केवल किसान आंदोलनों को संभव बनाया है बल्कि सरकार पर दबाव बनाकर किसानों के पक्ष में लाभ प्राप्त करने और किसानों के जीवन स्तर में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कहने का मतलब दीपक गुप्ता जो कि आंध्र प्रदेश की स्टडी करते हैं, पश्चिमी आंध्र प्रदेश की, बताते हैं जो किसान है जब उनमें जो कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो कि वो जो नए नए टेक्नोलॉजी के प्रति जो आगे आए हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिए हैं, तो यानी वो नवाचार के तरफ बढ़ रहे थे। इससे क्या हुआ, उनमें जो कि राजनीतिक चेतना भी आया और वो बताते हैं कि किस तरह से जो आपका एक किसान है वो अपना जो कि संगठन बना लेता है और जो कि अपनी मांगों के लिए आंदोलन करता है। इस रूप में वो देखो गवर्नमेंट के सामने एक दबाव समूह, प्रमुख रूप से एक दबाव समूह के रूप में काम करता है, जिसके आगे जो कि सरकार जो कि उनके संबंध में यानी उनके पक्ष में जो कि नीतियाँ बनाने पर मजबूर होती है और बनाती भी है। तो इस तरह से देखो ये जो आपका हरित क्रांति उसने जो कि किसानों में राजनीतिक चेतना भी जागृत की है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका दीपांकर गुप्ता का, इसे भी आप जरूर नोट करिएगा। फिर देखो यहाँ पे कहा है कि जो हरित क्रांति ने कृषकों की मानसिकता में आधुनिकता एवं नवाचार को ग्रहण करने की दिशा में परिवर्तन को संभव बनाया है, जिससे भारत के ग्रामीण समाज में आधुनिकीकरण की दिशा में परिवर्तन को गति मिला है। जैसे वो नए किस्म के बीजों को एक्सेप्ट कर रहे थे, नवाचार जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो मशीन है उससे जो खेती को जो एक्सेप्ट कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो उनके माइंड में एक था पुरातन चीज़ें कि जो परंपरागत समाज में क्या होता है वो नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ जब उन्होंने हरित क्रांति के थ्रू नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू किया तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से ये इंडिकेटर था कि किसान जो है कि उनकी मानसिकता में जो कि आधुनिकता यानी जो कृषि में आधुनिकता थी वो एक्सेप्ट करें, यानी उनके अंतर्गत जो आधुनिकता और नवाचार है वो आ रहा है। इससे देखो क्या हुआ, जो ग्रामीण समाज था वो आधुनिकीकरण की दिशा में अग्रसर होना शुरू कर दिया था। तो ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपका ग्रामीण समाज में आधुनिकीकरण लाने का। तो ये देखो हमने कुछ सकारात्मक परिणाम यहाँ पे देखे। अब इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हुए, ऐसा नहीं सिर्फ सब अच्छा हुआ, कुछ निगेटिव पॉइंट भी हुए हैं हरित क्रांति के। यहाँ पे हम उसको समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका जो हरित क्रांति है इसका एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्षेत्रीय एवं वर्गगत विषमता में वृद्धि, यानी जो क्षेत्रीय स्तर पर देखोगे हो सकता है कहीं यहाँ पे मान लो ये इंडिया का कोई एक स्टेट है, उसी स्टेट में एक ये पश्चिमी एरिया है कि आपका ईस्टर्न एरिया, ये नदर्न एरिया, ये सदर्न एरिया है। तो हो सकता है जो आप जैसे यूपी का एग्जाम्पल देख लो, यूपी के पश्चिमी एरिया में जो कि देखोगी तो हरित क्रांति काफ़ी सफल रहा है, लेकिन आपका ईस्टर्न और नदर्न एरिया में हरित क्रांति उतना सफल नहीं रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो आप क्षेत्रीय असमानताएं में वृद्धि हो रही है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो किसान अधिक डेवलप हो रहे हैं, जबकि यहाँ के किसान निर्धनता की ओर ही अभी भी प्राचीन तकनीक पर ही आधारित है, उनमें जो कि अधिक डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं क्यों यहाँ पे ये सक्सेस नहीं हो सकता, इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया हो, किसानों में जागरूकता नहीं हो, किसानों को अच्छे से जो इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया या लोन नहीं दिया गया, कई कारण हो सकते हैं। तो इससे देखो क्या बोला गया कि क्षेत्रीय असमानता भी हमको देखने को मिली है यहाँ पे हरित क्रांति के प्रभाव में। साथ ही देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका हरित क्रांति के द्वारा विभिन्न सुविधाएं, साधन एवं अभिकरण देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों को ही प्रदान किया गया। इससे उन क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो विकास हुआ, परंतु बाकी क्षेत्रों जिनको ये सुविधाएं प्रदान नहीं की गई वहाँ पर उनका विकास नहीं हो सका। हरित क्रांति ने धनी एवं निर्धनों के बीच की खाई को और बढ़ा दिया।
धनी एवं बड़े बड़े कृषकों ने हरित क्रांति के द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का विशेष लाभ उठाया। यानी जो धनी किसान थे उन्होंने जो कि हरित क्रांति का प्रमुख रूप से जो कि लाभ उठाया। बाकी जो निर्धन किसान थे वो जो कि इसका सही रूप में जो कि लाभ उठाने में सक्षम नहीं रह गए और ये कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही जो कि सिमट के रह गया आपका हरित क्रांति। पूरे भारत के स्तर पर जो कि डेवलपमेंट नहीं ला सका एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। फिर देखो कहा जा रहा है कि आपका जो सर्वहाराकरण की प्रक्रिया थी वो तीव्र हो गई। यानी जो शोषण की प्रक्रिया थी, जिसे हमने मार्क्स के थ्योरी में हम जानते हैं कि एक पूंजीपति वर्ग होता है, एक सर्वहारा वर्ग होता है जो मतलब कह लो जो खेतों में काम करता है, ये वर्ग जो यानी जो आपका कृषक श्रमिक है उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो कृषक श्रमिक थे उसमें उसकी प्रक्रिया में तेजी होने लगी। यानी लोग अधिक से अधिक जो गरीब किसान थे वो अधिक से अधिक जो कि कृषक श्रमिक बनने लगे और कृषक श्रमिकों की प्रतिशतता में जो उनके परसेंटेज में देखोगे वृद्धि होने लगी। एन प्रसाद, कैथलीन गफ और ब्राश आदि के अध्ययन से इस तथ्य की पुष्टि भी होती है। यानी उन्होंने इस तरह की स्टडी की, उन्होंने बताया कि हरित क्रांति से जो आपका कृषक श्रमिक है उनके प्रतिशतता में वृद्धि हुई है और जो यानी जो छोटे छोटे पहले इनके पास भूमि थी वो भी इनकी भूमि चली गई होगी, इसलिए जो कि कृषक मजदूर बन गया है। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है पंजाब के बड़े 10% कृषकों को ही अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है। यानी पंजाब में भी ऐसा नहीं सबको लाभ प्राप्त है, जो बड़े बड़े केवल 10% किसान थे उनको ही लाभ मिला। यानी ये देखो चुनिंदा लोगों को लाभ मिला है, सबको जो कि इसका लाभ हरित क्रांति को नहीं मिला, ये इसका निगेटिव पॉइंट रहा है। फिर देखो कहा जा रहा है हरित क्रांति में कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण पर बल दिया गया। फलतः कुछ विद्वानों का मानना है कि इस क्रांति ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि की है। कृषकों के यंत्रीकरण से उत्पन्न बेरोजगारी एवं कृषि मजदूरों की अत्यधिक आपूर्ति ने कृषि श्रमिकों की वास्तविकता मजदूरी में भी कमी को संभव बनाया है। कहने मतलब जब यंत्रीकरण आया तो ऑब्वियसली मजदूरों की छटनी शुरू हो गई। तो जब मजदूरों की छटनी शुरू हो गई तो जो कृषक श्रमिक थे वो बेरोजगार होना शुरू हो गए। साथ ही जैसे देखो मार्क्स बताए थे कि जब यंत्रों का अत्यधिक प्रयोग होगा तो जो एक तो मजदूरों की छटनी होगी, साथ ही जो मजदूर है उनका जो पारिश्रमिक आय है या वेतन है उसको भी कम कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी मजबूरी उसी आय में काम करना, अगर नहीं करेंगे तो बाकी मशीन तो है ही उनकी जगह पे काम करने के लिए। तो इससे देखो ये दो निगेटिव पॉइंट हुआ, एक तो बेरोजगारी बढ़ गई, साथ ही जो आपका मजदूरी थी कृषक श्रमिक की मजदूरी थी उसमें भी कमी देखने को हमको मिलती है। फिर देखो यहाँ बोला जाता है प्रणव वर्धन और जॉन मिंचर का मानना है कि किसी मजदूरों की मजदूरी तो वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि मजदूरी के अनुपात में कम रही है। कहने का मतलब देखो जो आपके जॉन मिंचर है वो बताते हैं कि देखो कि जो आपका हरित क्रांति हुआ उससे देखोगे आपका जो कि कृषि मजदूर जो थे उनका वेतन जो मिला था उसमें थोड़ा बहुत कहीं जो कि हमको वृद्धि देखने को मिली है, पर यह वृद्धि उस स्तर पर नहीं थी जिस स्तर पर उनको जो कि लाभ होता था किसानों को। तो उसी तरह से बोला जाए कि यानी कि इसमें जो कि इससे देखो जो किसान थे वो उनके क्रय शक्ति में कमी आई, उनको उतनी मजदूरी नहीं मिली थी, जिससे जो उनकी जो उपभोगवादी प्रवृत्ति है उसमें जो कि गिरावट हमको देखने को मिली है। तो जब उपभोक्ता में गिरावट देखने को मिलेगी, यानी जो हमारी इकॉनमी है उसमें भी मंदी देखने को, फिर इसका अल्टीमेट परिणाम ये होगा कि इकॉनमी में मंदी हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखोगे आपका मजदूरी कम हो गई, उसके साथ साथ किसानों की क्रय शक्ति कम होगी और बेरोजगारी बढ़ गई। ये मेजर 3 पॉइंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे बोला जाए कि हरित क्रांति ने कृषि कार्य को महंगा कर दिया, जिसके कारण छोटे किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसकी परिणाम क्या हुआ, कृषक असंतोष में वृद्धि हुई। कृषि कार्य से अरुचि, वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष के रूप में हमको देखने को मिलता है। दीपांकर गुप्ता, पीसी जोशी की स्टडी बताती है कि कृषि संघर्ष में हमको हरित क्रांति ने देखने को मिला है, क्योंकि जो छोटे किसान थे उनको जो कि आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनके अंतर्गत जो कि असंतोष की भावना देखने को मिली, जिससे जो आपको कृषिगत जातिगत जो कि असंतोष देखने को हमको यहाँ पे मिला है हरित क्रांति के संबंध में भी। फिर देखो आपका पीसी जोशी जी कहते हैं कि हरित क्रांति ने धनी कृषकों को राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बना दिया, जिसके कारण उन्होंने भूमि सुधार कार्यों में बाधा उत्पन्न किया है। फलतः भूमि सुधार कार्यक्रम जो कि वो अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाया है। फिर देखो कहा जाए जो हरित क्रांति इसने देखो जाति व्यवस्था को कमजोर किया था, जाति स्त्रीकरण के आधार पर जाति व्यवस्था को कमजोर किया था। तो वही बोला कि जब जाति स्त्रीकरण जो कि कमजोर हुआ है तो इसने जो कि जजमानी व्यवस्था के उन्मूलन में भी प्रमुख भूमिका अदा की है, जिससे ग्रामीण भारत में विभिन्न जातियों के बीच जो प्रकार्यात्मक आत्मनिर्भरता थी वो समाप्त हो गया। प्रकार्यात्मक आत्मनिर्भरता करने का मतलब एक सहयोग के आधार पर जो एक दूसरे से जुड़े थे लोग, एक दूसरे को सहयोग करते थे, एक दूसरे के सहयोग करते हुए एक दूसरे से आय कमाते थे, और जो गाँव एक आत्मनिर्भर गाँव होता था वो जो कि यहाँ पे खत्म हो गया हरित क्रांति की वजह से, जजमानी व्यवस्था के उन्मूलन के कारण। फिर ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताया जा रहा है। साथ देखो ये पूरी तरह से सही बात नहीं है,
कहीं कहीं जो कि इसका जो कि इम्पैक्ट, जैसे पंजाब में देखो वहाँ पे जजमानी व्यवस्था जो कि खत्म हो गया, तो ये कुछ कुछ एरिया में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कुछ एरिया वहीं जहाँ पे आपका हरित क्रांति सफल हुआ है, तो जहाँ से जो सफल हुआ वहाँ पर जजमानी व्यवस्था खत्म हो गया, तो ये उसके नेगेटिव पॉइंट के रूप में हमको देखने को मिलता है। साथ ही बोला जाए कि हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव ये था कि भूमि के जलस्तर में गिरावट व एवं भूमि की उर्वरता शक्ति में कमी, क्योंकि आप अत्यधिक जो कि कीटनाशक का प्रयोग करते जाओगे तो जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसमें जो कि कमी देखने को मिलेगी, और अत्यधिक सिंचाई पर बल दे रहे हो तो आपका जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो कि कमी देखने को भी हमको यहाँ पे मिली है। देखो, जिससे बोला जाए कि जिसके कारण आज कृषि के क्षेत्र में लोगों को संपोषणी विकास की दिशा में विवश हुआ है। कहने मतलब आपका जो हरित क्रांति है उसमें ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हमने मेजर देखे, कुछ सकारात्मक पॉइंट देखे कि इसके क्या परिणाम हुए। अब यहाँ पे मूल्यांकन एवं सुझाव की बात किया जा रहा है कि किस तरह से हम हरित क्रांति को यहाँ पे देखते हैं। देखो, कहा जा रहा है कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपका हरित क्रांति था ये एक क्रांतिकारी प्रयास था। क्रांतिकारी की प्रयास क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इससे देखो जो भारत खाद्यान्न पहले आत्मनिर्भर नहीं था, वो आत्मनिर्भर बन चुका था भारत से। इस यानी कि आपका जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में काफ़ी बड़ा बदलाव हमको देखने को मिल रहा था। जब कहीं भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है तो उसको हम क्रांति का नाम दे देते हैं, तो इसीलिए बोला जाए कि ये इसीलिए इसको देखो हरित क्रांति बोलते हैं। तो देखो, बोला जाए कि यह एक क्रांतिकारी प्रयास था जिसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सामाजिक आर्थिक परिणामों को उत्पन्न किया है। फिर बोला जाए, परंतु इसको बोला जाए कि इसके सकारात्मक परिणाम इसके नकारात्मक परिणामों की अपेक्षा अधिक प्रभावी एवं महत्वपूर्ण हुए हैं। नकारात्मक परिणामों के लिए संरचनात्मक दशाएं जैसे भूमि संबंधी असमानता, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, कार्यशील संस्कृति का अभाव आदि प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय एवं वर्गगत विषमता को उत्पन्न करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो आपका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है उसका मुख्य कारण क्या था? भूमि संबंधी असमानताएं थी लोगों में, अशिक्षा थी, जागरूकता की कमी थी, कार्यशील संस्कृति का अभाव था। इस कारण से वहाँ पे जो कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिले हैं। फिर देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है C.H. हनुमंत राव से सहमत हुआ जा सकता है, जिनका कहना है कि हरित क्रांति के लाभों से गाँवों के सभी वर्गों को दिशा मिली है और इससे वास्तविक मजदूरी एवं रोजगार में वृद्धि भी हुई है। इससे एक ही क्षेत्र के विभिन्न आय के समूहों के बीच असमानताओं की तुलना में प्रादेशिक असमानता में वृद्धि हुई है। यानी जो आपका देखो, जैसे देखो पंजाब के किसान काफ़ी समृद्ध है, तो वहीं देखोगे आपके झारखंड के किसान जो कि गरीब है, तो ये जो प्रादेशिक असमानता है वो हमको देखने को मिली है। इसलिए जहाँ कृषि की सामंती प्रथा नहीं पाई जाती, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ ग्रामीण समुदाय के विभिन्न वर्गों में तनाव के दृष्टिगत नहीं होना है। कहने वाला जहाँ पे सामंती व्यवस्था नहीं थी कृषि में, वहाँ पे जैसे देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे जो कि कृषि में तनाव जो कि हमको देखने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे सामंती व्यवस्था नहीं थी। यानी जो आपका कृषक था और मजदूर था वो यहाँ पे व्यवस्था देखने को नहीं मिली थी। फिर देखो, यहाँ पे कहा जाए कि जो आपका हरित क्रांति है, हरित क्रांति ने उत्पादन को तो बढ़ाया है, लेकिन आज भी इनके वितरण और इनके मूल्य निर्धारण हेतु संस्थागत संस्थाओं का अभाव है। यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं होता है, जिसके कारण देखो हमारे यहाँ जो कि भुखमरी भी देखने को मिली है कहीं कहीं, और साथ ही जो कि कुपोषण के काफ़ी जो कि रोग जो कि केसेस हर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका जो MSP वगैरह बोलते हैं वो ठीक से जो कि सभी फसलों पर नहीं है, कुछ ही चुनिंदा फसलों पर MSP निर्धारण होता है। तो वही बात कहा जाए कि यहाँ पर मूल्य निर्धारण की भी एक संस्थागत समस्या यहाँ पर रही है। फिर देखो, यहाँ बोला कि आज बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में FCI एक असफल संस्था के चरित्र के रूप में परिलक्षित होती है। ऋण सुविधाओं के संदर्भ में आज भी भारत के अधिकांश किसान जो कि साहूकारों पर निर्भर, यानी बैंक का जो इतना कागजी कार्रवाई होता है और बैंक में जो इतने चक्कर लगाने होते हैं, साथ ही बैंक में करप्शन भी देखने को मिलता है। तो इस कारण से इस झंझट से बचने के लिए लोग जो कि साहूकारों से आज भी लोन लेने के लिए विवश है, जो कि उच्च ब्याज दर पर वो लोन उनको देते हैं। तो देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पे हमको जो कि एक सेकंड इधर से देखते हैं थोड़ा सा। देखो, सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई कारगर उपाय करने के बजाय केवल एक मुफ्त ऋण माफ़ी पर अधिक बल देगा। यानी किसान सरकार जो कि जो साहूकार से अत्यधिक लोन ले रहे हैं, तो क्या सरकार जो कि इसको रोक लगाने के बजाय केवल एक का ही काम करिए कि किसानों का कर्जा माफ़, इसी पे जो कि वोट नीति इनकी चलती रहती है। जो सरकार है, जो आपके स्टेट है, वो बोलते हैं ठीक है आप कर्ज में है तो हम आपकी जो कर्ज है वो माफ़ कर देते हैं, ये ऐसा बोल के निकल जाते हैं, लेकिन इसका जो कि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते हैं। फिर देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है वही राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए वही ऋण माफी की बात की जाती है। सिंचाई के तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी अधिकांश क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन वर्षा के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। इन सभी स्थितियों में किसानों को कृषि से अलगावित किया है और उन्हें द्वितीयक एवं तृतीयक रोजगार की ओर उन्मुख किया है। यानी जो कृषक थे उनमें जो कि आपको देखो उनको जो कि मजदूर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि आज भी जो देखो हम जो कि सिंचाई के लिए की वर्षा के साधन पर ही निर्भर है। दीपांकर गुप्ता की ये स्टडी बताती है। साथ ही देखो बोला जा रहा है कि इन सुविधाओं का अभाव और विसंगतियाँ है या इस तरह जो सुविधाओं का अभाव है, इसके द्वारा देखोगे किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के रूप में हमको इसके परिणाम देखने को मिले। आप भी देखोगे हालिया 2018
2017 के समय में जो आपका महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन था, वहाँ पे काफ़ी कृषक आत्महत्या हमको देखने को मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि किसान जो कि अपने कृषि से अलगाव महसूस करना शुरू कर दिए थे इसी कारण से। तो देखो यहाँ पे कुछ सुझाव बताया जा रहा है कि क्या किया जा सकता है। जैसे बोला जाए पहले पॉइंट में कि कृषि हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक फसल देने वाली किस्मों के उपयोग उन क्षेत्रों में किया गया जहाँ पहले से सिंचाई सुविधा मौजूद थी। हमें जो कि इसको उन क्षेत्रों में भी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जहाँ सिंचाई सुविधा कम उपलब्ध है, और वहाँ पर जो कि सिंचाई सुविधा को और उपलब्ध करना होगा ताकि जो क्षेत्रीय विषमता है वो कम हो सके। जैसा कि हमारी जो स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट है उसमें ये बात सुझाव के रूप में कही गई थी। आज भी देखोगे 2/3 कृषि क्षेत्र जो कि वर्षा पर निर्भर है। नवीन योजनाओं के द्वारा सिंचाई के साधनों का और अधिक विकास करके कृषि उत्पादन की मानसिकता पर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सकता है। तो देखो कहा जाए कि हरित क्रांति मात्र कुछ चुनी हुई फसलों तक, विशेष रूप से गेहूं तक ही सीमित है। इसको अन्य किस्मों पर भी लागू किया जाना चाहिए, अन्य फसलों पर भी लागू करना चाहिए। फिर देखो यहाँ पर कहा जाए जो भूमि सुधार को कठोरता से लागू करके आय के स्रोतों के क्षेत्र में विद्यमान विषमता को दूर किया जाए और चकबंदी द्वारा जो कि खेतों के आकार को बढ़ाया जाए। यानी जो भूमि सुधार उसको कठोर रूप से लागू किया जाए ताकि जो आपका जो भूमि से संबंधित जो असमानताएं हैं उसको जो कि दूर किया जाए, और जो चकबंदी व्यवस्था उसके द्वारा जो कि खेतों के आकार को बड़ा किया जाए। फिर देखो बोला जाए कि तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण शिक्षा के प्रसार द्वारा लोगों को जागरूक बनाया जाए और उनके बीच सामाजिक असमानता को दूर करते हुए कृषि विकास कार्यक्रमों में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए। फिर देखो यहाँ पे कहा जाए कृषकों को कृषि कार्य से संबंधित नवीन जानकारी एवं साधनों को उपलब्ध कराया जाए और उनको जो कि समुचित प्रशिक्षण भी उनको प्रदान किया जाए। कृषि के क्षेत्र में गहन शोध कार्य एवं प्रशिक्षण यानी R&D हमको जो कि R&D को प्रमोट करना चाहिए और बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर जो कि नई नई किस्मों का जो कि रिसर्च करते रहना चाहिए। साथ ही देखो बोला जा रहा है कि भू संरक्षण, जल संरक्षण, नमी संरक्षण एवं कीट बीमारियों से फसलों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे कहा जाए कि आपको कृषकों को रियायती दर पर एवं उपयुक्त समय पर जो कि खाद, बीज, कीटनाशक ये सब चीज़ जो कि टाइम पे जो कि मुहैया कराना चाहिए, और साथ ही इनका जो रेट है वो बहुत अत्यधिक नहीं होना चाहिए ताकि सब किसान जो कि इसको खरीद सके। देखो फिर साथ ही यहाँ पे ये आपका जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में बोला गया था कि जो किसान है ये जो बीज और कीटनाशक ये सब चीज़ें खरीद सके, इसके लिए देखो उनको उचित ब्याज पर ऋण देना चाहिए। मतलब उनको अत्यधिक ब्याज नहीं लेना चाहिए, बस उनको ऋण देकर ब्याज की जो अदायगी है उसको कम से कम रखना चाहिए। जैसे 2% ब्याज पर, 1% ब्याज पर जो कि उनको लोन देना चाहिए, जिससे देखो कृषि व्यवस्था का तार्किकीकरण एवं सरलीकरण इस तरह से आवश्यक है। यानी जो आपका लोन देने का सिस्टम है आप उसको जो कि सरल कीजिए, उसमें तार्किक कीजिए, उसमें जो कि अनचाही जो कागजी कार्रवाई है उसको कम कीजिए। ऐसा जो कि स्वामीनाथन समिति ने कहा था ताकि जो किसान है वो कर्ज जाल में ना फंसे साहूकारों के चक्कर में आके। फिर देखो कहा जाए किसानों के उत्पादों का समुचित मूल्य दिया जाए और सरकारी खरीद एजेंसियों को दुरुस्त करते हुए उनके उत्पाद का सही समय पर भुगतान भी किया जाए ताकि उनका जो शोषण है, इस तरह से कृषि कार्यों में जो शोषण है उनका, अगर देखो कोई किसान है पूरे साल भर खेतों में मेहनत करके अगर फसल उत्पादन करता है, उसको मंडी में बेचता है, अब पता चला उसको उसका पैसा उचित दाम ही नहीं मिला तो उसका साल भर का मेहनत करने का क्या फ़ायदा है ना। अगर उसका उचित दाम नहीं मिलेगा तो उसका जो कि कृषि के प्रति जो कि अलगाव उत्पन्न होगा, फिर वही कृषक आत्महत्या जैसी जो कि घटनाएं हमको देखने को मिलेगी। तो इसलिए बोला जाए कि उनको जो कि उचित मूल्य का सुनिश्चित किया जाए, ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि उनको जो कि उचित मूल्य मिले। फिर देखो बोला जाए कि नवीन आर्थिक सुधारों के संदर्भ में सरकार को कृषकों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आर्थिक सुधार नीतियों के तहत किसानों को दी जा रही सब्सिडी में कटौती से उनके अंतर देखोगे आप नकारात्मक रूप में से प्रभावित कर रहा है। कहने का मतलब जो आपका नवीन आर्थिक सुधार, जो भी आर्थिक सुधार है वहाँ उसमें जो कि जो किसान है या कृषि है उसको भी सम्मिलित करना चाहिए और उनको जो कि इस आर्थिक सुधारों में उनको जो कि सहभागी के रूप में देखना चाहिए। ऐसा नहीं केवल हम इंडस्ट्री के बारे में ही आर्थिक नीति बनाते रहे। फिर देखो यहाँ बोला जाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसको प्रमोट करना चाहिए। भूमि उर्वरता एवं जल स्तर के समाप्त होने से के खतरों का सामना करने हेतु संपोषणी विकास पर बल देना चाहिए। उर्वरकों का उपयोग वर्षा के पानी के संग्रहण से सिंचाई एवं कम पानी की आवश्यकता वाले बीजों का विकास आदि उपाय जो कि अधिक कारगर साबित हो सकते हैं। तो हमको ये जो कि इस तरह के संपोषणी विकास पर बल देना है। यहाँ पर जो कि आपका हरित क्रांति समाप्त होता है, इसके हमने जो कि काफ़ी डिटेल से हमने समझा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसके क्या परिणाम हुए, सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम, और इसमें कुछ इसके क्या मूल्यांकन हमने देखा अच्छे से, किस तरह से ये जो कि हमारे एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया, और कुछ सुझाव की बात इसमें हमने काफ़ी डिटेल से भी की है। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। बस इतना ही। कल जो कि आपका अगला वीडियो आ गया जिसमें हम जो कि सारा ये जो शेष टॉपिक बचा हुआ है वो ख़त्म कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।